सवाल की एक बात यह है कि ये जो विशेषज्ञ अब ईरान की मोज़ैक रणनीति की बात कर रहे हैं, वो रणनीति आखिर है क्या? क्या ईरान ने अमेरिका को अपने मोज़ैक के मकड़ जाल में फंसा लिया है? सबके मन में युद्ध को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि ईरान कब तक लड़ता रह सकता है। और पहले ही दिन जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया था, तो ईरान लड़ कैसे रहा है? पहले ही दिन जब सुप्रीम लीडर को ही मार दिया गया था ईरान के, तो ईरान में कमान किसी ने इतनी जल्दी कैसे संभाल ली? और अगर आईआरजीसी की सेना सीधा सुप्रीम लीडर की कमांड पर चलती है, तो आयतुल्ला खामनेई के मारे जाने के बाद सेना कैसे लड़ती रही? तो उसका जवाब यह है कि ईरान इसके लिए पहले से ही तैयार था। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ईरान इस तरह की जंग के लिए आज से नहीं, बरसों पहले से तैयारी करके बैठा था और उसने इसके लिए यह मोज़ैक रणनीति बना रखी थी जो अब अमेरिका को छकाएगी और थकाएगी। तो क्या है यह मोज़ैक रणनीति और क्या अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था? तो बताया जा रहा है कि 2003 में जब अमेरिका ने ईरान के पड़ोसी इराक पर हमला किया था और सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया था, तो दुनिया ने देखा कि एकदम से इराक की सारी व्यवस्था ही चरमरा गई थी। सद्दाम हुसैन ने पूरा कमांड स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, पूरी सरकार उनके कब्जे में थी, पूरा प्रशासन उनके कब्जे में था। लेकिन अमेरिकी सेना आई और सद्दाम को पकड़कर सब एक झटके में उखाड़ फेंका। दुनिया ने देखा और ईरान ने भी देखा। ईरान को उसी वक्त समझ में आ गया था कि अगर अमेरिका ने उसके यहां भी हमला करने की सोची तो उसका भी यही हाल हो सकता है। और शायद अमेरिका ने इस बार सोचा भी यही था। इजराइल ने पूरे कॉन्फिडेंस से बताया कि उन्होंने कई साल से खामनेई की जासूसी कर रखी है और खामनेई एक जगह मीटिंग करने आने वाले हैं, तो अमेरिका ने उसके साथ मिलकर हमला कर दिया। शायद आकलन यह था कि खामनेई को मार गिराने के बाद पूरा सिस्टम ढह जाएगा और आयतुल्ला शासन का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अब तो उसको काफी दिन हो गए, खेल तो खत्म नहीं हुआ, बल्कि वहां के विशेषज्ञ तो कह रहे हैं कि खेल तो अब शुरू हुआ है। ट्रंप कह रहे हैं कि बस कुछ टाइम में युद्ध खत्म होने वाला है, जबकि ईरान सीना ठोक कर कह रहा है कि युद्ध शुरू भले ही अमेरिका ने किया हो, लेकिन खत्म तभी होगा जब ईरान चाहेगा। तो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ईरान ने सद्दाम हुसैन के इराक में जो 23 साल पहले अमेरिका ने किया था, उससे सबक लेकर अपना पूरा कमांड स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया था। ईरान ने तभी अंदाजा लगा लिया था कि अगर उसकी सेना भी सद्दाम की तरह एक सेंट्रल कमांड के अंडर रहेगी तो अमेरिका उसे आसानी से खत्म कर सकता है। तो ईरान की आईआरजीसी सेना के एक कमांडर थे मोहम्मद जाफरी। कहते हैं 2005 में उन्होंने ही सेना का ढांचा पूरी तरह बदल देने की रणनीति लागू कर दी थी। इसी खतरे को देखते हुए दुनिया भर में किसी देश की सेना एक सेंट्रल कमांड से चलती है। हर देश की सेना टॉप पर एक सुप्रीम कमांडर होता है या सेनाध्यक्ष होता है, उसकी कमान होती है और वहीं से ऑर्डर जारी होते हैं और टॉप के जनरल सेना की रणनीति बनाते हैं। लेकिन अगर सारे टॉप के जनरल ही मार दिए जाएं एक झटके में या सुप्रीम कमांडर ही मार दिया जाए तो सेना एक तरह से खत्म ही हो जाती है। जैसे शतरंज में भी तो यही होता है कि राजा खत्म तो शह और मात हो जाती है। यही अमेरिका की रणनीति रहती है कि टॉप के आदमी को खत्म कर दो और शह और मात। तो मोहम्मद जाफरी ने बोला कि कमांड स्ट्रक्चर ही बदल दो, मोज़ैक कमांड स्ट्रक्चर बना दो। मोज़ैक आपने शब्द सुना हो शायद। मोज़ैक पेंटिंग होती है, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा सा चित्र बना दिया जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर आपने देखा हो शायद। या छोटी छोटी टाइलें होती हैं, छोटी छोटी टुकड़ों की टाइलें, उनको जोड़कर कोई कलाकृति बनाई जाती है, या छोटे छोटे फोटो जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बना दी जाती है, उसको मोज़ैक कहते हैं। तो मोहम्मद जाफरी ने बोला कि आईआरजीसी की सेना भले ही एक हो, लेकिन कमांड एक क्यों हो? मतलब छोटी छोटी टुकड़ियां अपने आप में अलग सेनाएं क्यों ना हो और सब जोड़कर फिर एक सेना बन जाए। तो उन्होंने क्या किया कि आईआरजीसी सेना का मोज़ैक कमांड स्ट्रक्चर बना दिया। मतलब ईरान में 31 प्रांत हैं, तो हर प्रांत में सेना की एक अलग कमांड बना दी और राजधानी तेहरान में एक और रख दी। मतलब राजधानी में 2 रख दी, यानी कि सेना की एक कमांड नहीं हुई, टोटल कोई सेंट्रल कमांड नहीं हुई, कुल 32 कमांड बन गई।
30 प्रांतों की, और तेहरान भी एक प्रांत है, तो तेहरान की 2, 32। यानी एक तरह से एक सेना की 32 सेनाएं बना दी, क्योंकि हर कमांड एक अलग यूनिट की तरह काम करती है, एक अलग सेना की तरह काम करती है। हर प्रांत की सेना के अपने कमांडर हैं, हर कमांड के अपने अलग हथियार हैं, हर कमांड की अपनी अलग इंटेलिजेंस है, हर कमांड के अपने अलग अधिकारी हैं, अपनी अलग चेन ऑफ कमांड है। यानी ये 32 की 32 एक तरह से अलग सेनाएं हैं। 30 दूसरे प्रांतों में, तेहरान में 2 और, क्योंकि तेहरान भी एक प्रांत है, लेकिन उसमें 2 कमांड बना दी क्योंकि वो राजधानी है। तो 32 अलग अलग सेनाएं ही हो गई एक तरह से। मतलब ऐसे समझ लो कि मोज़ैक स्ट्रक्चर का एक तरह से यह मतलब हुआ जैसे कि भारत की एक सेना में दिल्ली की एक अलग सेना हो गई, उत्तर प्रदेश की अलग सेना हो गई, राजस्थान की अलग सेना हो गई, बिहार की अलग सेना हो गई, सब प्रदेशों की अलग अलग हो गई। और जंग हो तो सब अपने हिसाब से अलग अलग लड़ रही हो दुश्मन से, कोई एक सेंट्रल कमांड ना हो, कहीं एक जगह से ऑर्डर ना आ रहे हो। तो एक यूनिट को अगर हरा भी दो, खत्म कर भी दो, तब भी दूसरी लड़ती रहे, क्योंकि उसका कमांडर तो अलग है, उसके हथियार अलग है, तो वो कमांडर लड़ता रहेगा। दूसरी यूनिट को खत्म कर दो, तब तीसरी भी लड़ती रहेगी, चौथी भी लड़ती रहेगी, पांचवी लड़ती रहेगी, छठी लड़ती रहेगी, बाकी सब सेनाएं लड़ती जा रही हैं, उनके कमांडर लगे हुए हैं। यानी जब तक सारी कमांड एक एक करके खत्म नहीं कर दो, तब तक सेना लड़ती रहेगी। तो आईआरजीसी सेना की 32 कमांड है। तेहरान पर हमला करके उसके टॉप जनरल मार भी दिए तो वो इसके लिए तैयार बैठे थे। बाकी कमांड तो लड़ जाएंगी, लड़ती जाएंगी, और कमांडर मार देने पर या सुप्रीम लीडर मार देने पर भी उन्होंने उत्तराधिकारी पहले से ही तय कर रखा है। 1+3 का सिस्टम चलता है। 1+3 मतलब अगर टॉप लीडर मारा जाए तो हर यूनिट में पहले से उत्तराधिकारी तय हैं, और एक उत्तराधिकारी नहीं, हर कमांडर के 3 लेवल तक। यानी कमांडर मारा गया तो नंबर 2 कमांडर बन जाएगा, नंबर 2 भी मारा गया तो नंबर 3 भी तय है और वो कमांडर बन जाएगा, नंबर 3 भी मारा गया तो नंबर 4 तक पहले से तय है, और नंबर 1 मारा गया, जब नंबर 2 बना तो उसने अपने नीचे 3 और बना लिए, वो मारा गया, नंबर 3 बना तो 3 ने पहले से अपने नीचे और 3 बना लिए। तो हर बार कमांडर के नीचे 3 आगे के सेट हैं, और अपनी यूनिट को वो कमांडर चलाता रहेगा, क्योंकि एक कमांडर मारो, दूसरा मारो, तीसरा मारो, आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। हर प्रांत की कमांड जंग में अपने फैसले लेने के लिए आजाद है, उसको सेंट्रल कमांड से ऑर्डर आने का इंतजार नहीं करना है। 32 की 32 कमांड अपने हिसाब से मिसाइलें लॉन्च करती हैं, सबके पास अपने मिसाइल भंडार हैं, अपना अलग, सब अपने हिसाब से ड्रोन हमले कर सकती हैं। यानी ये जो ड्रोन हमले हो रहे हैं या मिसाइल हमले हो रहे हैं ईरान के इस पूरे इलाके में, वो 32 अलग अलग कमांड के अलग अलग आदेश पर हो रहे हैं। किसी एक यूनिट के कमांडर को या उसके सारे अधिकारियों को मार देने से भी नहीं ये रुकने वाले। जैसे अगर भारत में ऐसा हो तो दुश्मन दिल्ली की सेना को भी हराए, फिर यूपी को भी हराए, फिर तमिलनाडु की सेना से भिड़ना पड़ जाए, उधर असम की सेना का ड्रोन आ जाए, ऐसे लड़ रही है आईआरजीसी की सेना। मोज़ैक स्ट्रक्चर बना रखा है, एक चेन नहीं है कमांड की, कई पैरेलल चेन ऑफ कमांड चल रही हैं। यह सिस्टम खास तौर पर अपने से मजबूत दुश्मन से लड़ने के लिए बनाया गया है। जैसे छापामार युद्ध होता है, यह आईआरजीसी सेना ऐसे लड़ रही है, क्योंकि ईरान को पता था कि अमेरिका जैसी सेना से लड़ने के लिए उसको काफी टाइम तक उलझा कर रखना होगा, तभी मुकाबला किया जा सकता है। ईरान देख चुका था कि अमेरिका वियतनाम में लंबा नहीं लड़ पाया, अफगानिस्तान में लंबा नहीं लड़ पाया। जहां भी अमेरिका शुरुआती स्ट्राइक के बाद जीत का झंडा जल्दी से नहीं फहरा पाया, वहीं वो फंस गया हर युद्ध में। वो लंबा नहीं लड़ पाता, उसको लंबा अगर उलझा के रखो तो अमेरिका फंस जाता है। तो ईरान ने इसी की तैयारी कर रखी थी। मतलब ईरान की सेना की यह रणनीति ही थी कि मजबूत दुश्मन से सीधे उस अंदाज में नहीं लड़ना जिसका दुश्मन को अंदाजा हो, बल्कि लंबे समय तक टिक कर उसकी सेना को थका देना है। और सिर्फ ये 32 कमांड ही नहीं है, एक आईआरजीसी की कुद्स फोर्स भी है। कुद्स फोर्स वो किस लिए? वो दूसरे देशों में लड़ा के खड़े करती है। उसने दूसरे देशों में लड़ा के खड़े किए हुए हैं। जो हिजबुल्लाह है वो उसी ने खड़ा किया हुआ है, लेबनान में हिजबुल्लाह खड़ा किया हुआ है, यमन में हूथी विद्रोही हैं, वो सब उसी ने खड़े किए हुए हैं। वो भी एक अलग मोर्चे पर इजराइल को उलझाए हुए है हिजबुल्लाह, तो वो एक अलग कमांड चल रही है ताकि इजराइल की ताकत वहां भी खर्च होती रहे। अभी तो वैसे यमन में हूथी लड़ाके भी हैं, वो भी आईआरजीसी ने ही खड़े किए हुए हैं। लाल सागर में वो भी हमले करके वहां युद्ध को लंबा खींच सकते हैं। यानी पूरा खेल युद्ध को लंबा और लंबा खींचने का है।
एक कमांडर मार दो, अगले 3 तक तैयार खड़े हैं। लहर पर लहर वार करते रहो, छोटे छोटे ड्रोन मारते रहो, मिसाइलें मारते रहो। अमेरिका की सेना ही नहीं, उसके दूसरे देशों में सैन्य ठिकानों पर ही नहीं, दूसरे देशों में उसकी जो कंपनियां हैं, अब तो उनको भी निशाने पर लेते रहो। ये मिसाइल को आसमान में ही गिरा दे अगर अमेरिका, भले ही अमेरिका ड्रोन को हवा में ही मार गिरा दे, लेकिन मलबा भी नीचे गिरेगा तो दुबई जैसी जगहों में, दोहा जैसी जगहों में दहशत तो फैलेगी, पैनिक तो फैलेगा। तो मकसद तो पूरा हो रहा है और छापामार रणनीति से युद्ध खिंचता चला जाएगा। यानी ये मोज़ैक स्ट्रक्चर जो है सेना का, उससे सेना एक बड़ी फोर्स भी है, लेकिन उसके कई टुकड़े भी हैं और हर टुकड़ा, हर हिस्सा खुद एक अलग सेना बनकर लड़ता है। अगर सेंट्रल कमांड नष्ट भी हो जाए तब भी हर प्रांत की यूनिट अपनी मिसाइलों से, अपने ड्रोन से लड़ती रहेगी और यह मोज़ैक स्ट्रक्चर ईरान को लंबी जंग में टिकने की ताकत देता रहेगा, क्योंकि दुश्मन को एक एक करके हर यूनिट को हराना पड़ेगा। यह सब सालों की प्लानिंग से बना है, यह सब प्लान किया हुआ है, ऐसे ही नहीं सब अलग अलग टुकड़ियां हो गई हैं। जब तक आखिरी यूनिट खड़ी है तब तक जंग जारी रह सकती है। यह मोज़ैक सेना की लड़ाई है। इतने बाजू, इतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से। 100 बात की एक बात।